शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम ऑस्कर अवार्ड विनिंग के साथ में। ठीक है, 2023 के लिए हम ऑस्कर अवार्ड जिन जिन लोगों को मिला है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। तो वर्ल्ड लेवल में सिनेमा के मामले में मूवी हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, इनमें सबसे टॉप लेवल पर जो पुरस्कार चलता है उसको हम ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं। इसमें निर्देशक, अभिनेता, लेखक, ठीक है, इन सब लोगों को ये पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। इसका दूसरा नाम है अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार में 24 कैटेगरी बांटी गई हैं जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दी जाती है। ये पुरस्कार अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, शॉर्टकट में कहें तो AMPS, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो देखा जाए तो ये सिनेमा की दुनिया का सबसे पुराना पुरस्कार समारोह है और इसके समकक्ष इसके लेवल पर देखा जाए तो ग्रैमी अवार्ड आता है जो कि संगीत के लिए है, फिर आता है एमी अवार्ड टेलीविज़न के लिए, फिर आता है टोनी अवार्ड थिएटर के लिए। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1929 में स्थापित ऑस्कर पुरस्कार विश्व फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार फरवरी में हॉलीवुड के कोडम थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में हर साल प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, जैसे इनके हाथ में हम देख रहे हैं, इन्होंने जो पुरस्कार पकड़ा हुआ है, तो पुरस्कार विजेताओं को एक स्वर्ण की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, सोने की मूर्ति है। आप ये सोचिए, इतना बड़ा सोना इनको मिला है तो कितनी उसकी वैल्यू होगी, जिसको आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड मेरिट के रूप में जाना जाता है। इसे आमतौर पर ऑस्कर के रूप में हम जानते हैं। ऑस्कर प्रतिमा का प्रारंभिक डिजाइन MG कला निर्देशक सेड्रिक गिबन्स ने तैयार किया था। ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? MG कला निर्देशक सेड्रिक गिबन्स, और इसके मूर्तिकार हैं जॉर्ज स्टैनली। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काले मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। ठीक है, ये ब्लैक मेटल है, इसके ऊपर भी सोने की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रतिमा का नाम है अकादमी पुरस्कार मेरिट। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 13.5 इंच, वजन की बात करें तो 8.5 पाउंड। इसमें एक सूरवीर को दिखाया गया है जो क्रूसेडर की तलवार को हाथ में पकड़े हुए था, जो फिल्म की रील पर खड़ा था। पहली बार यदि हम बात करें तो रूजवेल्ट होटल में पुरस्कार को पहली बार, है ना, इसका एक समारोह आयोजित किया गया था। हमारे देश में किस किस को ये पुरस्कार मिला है? तो 1982 में भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन गांधी मूवी के लिए दिया गया था। सत्यजीत रे को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1982 में। AR रहमान को 2009 में मिला था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर स्लम डॉग मिलेनियर के लिए गाना है, ठीक है, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। गुलजार को 2009 में, रसूल पुकुट्टी को 2009 में। अब जैसे कि हम भानु अथैया की बात कर लेना, तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। तो ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। नाटू नाटू को तो ऑस्कर अवार्ड मिला ही है, हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था। ठीक है, नाटू नाटू जो सॉन्ग है RRR मूवी का। एलिफेंट विस्पर एक डॉक्यूमेंट्री है, इसने भी ऑस्कर अवार्ड को जीत लिया है। नाटू नाटू द इर इरप्रेस इरप्रेसिबल 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 वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इरप्रेसिबल का मतलब होता है अदम्य, ठीक, जो दब ना सके, स्थिर या फिर सदा एक सा। फन नंबर फ्रॉम द फिल्म RRR एंड द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट द एलिफेंट विस्परर्स। इन्होंने ऑस्कर जीतकर ऑस्कर अवार्ड में इतिहास रच दिया है इंडिया के लिए। मंडे के दिन एक अकादमी अवार्ड प्रत्येक को मिला है।
ठीक है। द टू विंस शो कासिंग सिनेमा बियॉन्ड बॉलीवुड एंड द ग्रोइंग माइट ऑफ द इंडियन नॉन फीचर सेगमेंट। तो ये बताता है कि जो सिनेमा है किस प्रकार से पूरी दुनिया में फैला हुआ है और बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो इंडियन मेड प्रोडक्शंस को ये वर्ल्ड का बिगेस्ट प्राइज मिला है। ठीक है। आगे बताया जाता है कि नाटू नाटू जिसको कंपोज किया था एम कीरावानी ने एंड इसको लिखा था चंद्र बोस एस राजामौली चंद्र बोस ने। ठीक है। एस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। इज़ द फोर्थ नॉन इंग्लिश सॉन्ग, ये चौथा नॉन इंग्लिश सॉन्ग है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। पहला जो सॉन्ग था इन ए फॉरेन लैंग्वेज सिंस जय हो इन 2009 टू बैक द प्राइज। हम देख रहे हैं 2009 में एक सॉन्ग को मिला था, 2009 में जय हो को मिला था। ठीक है। स्लम डॉग मिलेनियर एक मूवी है। फिर बात करते हैं द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है। इसको कार्तिकी गोंसलेव एंड गुनीत मोंगा, ये दो लोगों ने एक्सप्लोर किया है बॉन्डिंग को ह्यूमन एंड एबंडेंट एलिफेंट काफ। तमिलनाडु का जो मदुमलाई टाइगर रिजर्व है इज़ द इंडियाज फर्स्ट विन इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी। तो हाथी का एक बच्चा है, ठीक है, वो बिछड़ जाता है। तो उस हाथी के बच्चे में और इंसान के बीच में किस प्रकार से बॉन्डिंग रहती है वो बात इस डॉक्यूमेंट्री में बताई गई है। इसके बाद वाला जो न्यूज़ का आर्टिकल है वो हम लेस्बियंस लोगों से रिलेटेड देखने वाले हैं। लेस्बियन समुदाय जिसको हम समलैंगिक समुदाय भी बोलते हैं, जिसको सेम सेक्स मैरिज भी कह सकते हैं। तो सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के लिए सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के पास। केंद्र सरकार का कहना है ऑलरेडी से हमारे यहाँ जो पर्सनल लॉज बने हैं शादी विवाह को लेकर के, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसके हिसाब से शादी होना चाहिए। मतलब सेम सेक्स को लेकर के केंद्र सरकार की मना कर रहा, आप ये समझ सकते हैं। कल हमने देखा था सेम सेक्स मैरिज को लेकर के केंद्र सरकार का क्या आर्गूमेंट रहा था। आज जो आर्गूमेंट हम देखने वाले हैं वो जैसे कि कोई लेस्बियन है, ठीक है, आपस में शादी करते हैं। अब उनका बच्चा कैसे होगा? बच्चा तो होना नहीं है, वो क्या काम करेंगे? बच्चे को गोद लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी लेस्बियन बच्चे को ही गोद लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देखा जाए तो। इसके साथ साथ ने इस केस की जो लाइव स्ट्रीमिंग हमको देखने को मिल जाएगी 18 अप्रैल को लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा इसका, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ ए लेस्बियन और गे कपल डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी लेस्बियन और गे, ऐसा कहना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब कुछ कंसर्न उठाए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से। तो इसके अलावा शुरू से जो इसमें सुनवाई चल रही है इसको हम देख लेते हैं। देखिए आगे ये जो सुनवाई चल रही है इसको सुप्रीम कोर्ट ने और भी बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र करने की बात करी है। पीठ का कहना है कि हमारी राय है कि यदि उठाए गए मुद्दों को संविधान के आर्टिकल 145(3) के संबंध में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हल किया जाता है तो यही अच्छा रहेगा। मतलब 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास इस मामले को भेजा जाएगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाली है ताकि लोग इसको अच्छी तरह से देख सकें और समझ सकें। और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि समलैंगिक विवाह सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलों में कटौती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस फैसले का पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि केंद्र सरकार का कहना है कुल मिलाकर के कि हमारी बात भी इसमें मानी जाए। तो दूसरे नंबर की बात यह है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के अनुरोध वाली याचिकाओं को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विरोध किया था।
मतलब वो नहीं चाहता है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी जाए। उसने ये भी दावा किया था कि इस प्रकार के जो मामले हैं, मतलब समलैंगिक विवाह को मान्यता देना पर्सनल लॉ और जैसा भी हमारा सामाजिक रीति रिवाज चल रहा है, दोनों के बीच में जो संतुलन बना है वो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। केंद्र सरकार कह रही है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के बावजूद ये जो याचिकाकर्ता है देश के कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के अधिकार का दावा, मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इसके बाद एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है, मुखरोह विलेज। तो हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है ये जो मुखरोह विलेज है ये असम का ही एक पार्ट है। आज से कुछ टाइम पहले यदि हम देखें तो एक घटना घटित हुई थी असम और मेघालय की बाउंड्री में, जहाँ पर क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 4 months आफ्टर ए ब्लडी क्लैश क्लेम्ड 6 लाइव्स, 6 लोगों की जानें गई थी, ठीक है, और ये असम मेघालय की बॉर्डर में ये घटना घटित हुई थी। हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने मंडे के दिन ये बात कहा है कि ये जो डिस्प्यूटेड मुखरोह विलेजेस हैं जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, ये हमारे जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है, हमारे न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए जो भी इसका सुनवाई है वो हमारे यहाँ पर ही होगी। तो यहाँ से एक बात और सामने आ जाती है, यदि हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि इसकी सुनवाई हमारे यहाँ पर ही होगी, हो सकता है उनका इससे कोई कनेक्शन भी हो। तो एक रिटर्न रिप्लाई है, ठीक है, टू ए क्वेरी बाय बीजेपी एमएलए विद्या सिंह इंग्लैंड, ठीक है, एक लिखित जवाब मांगा गया था, उसी का उत्तर दे रहे थे। तो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि मुखरोह विलेज इज़ ए पार्ट ऑफ वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। तो 6 लोग, एक फॉरेस्ट गार्ड है असम का, इसके साथ साथ में 5 विलेजर्स ऑफ मेघालय, एक गार्ड मारा गया है जो कि असम का है और 5 जो है ग्रामीण मारे गए हैं जो कि मेघालय के थे। वर किल्ड इन द वायलेंस दैट ब्रोक आउट एट डिस्प्यूटेड लोकेशन अलोंग द असम मेघालय बॉर्डर। 22 नवंबर की ये घटना है। आफ्टर ए ट्रक laden with illegally felled timber was intercepted by the forest personnel of Assam। तो इलीगल तरीके से लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा, ये पर्सनल ने रोका होगा और दोनों टीमों के बीच में फिर कबड्डी हो गई और लगभग 6 लोगों की जानें चली गई थी। तो ये मुखरोह विलेज से रिलेटेड है। थोड़ा सा देखा जाए, यदि भारत का पॉलिटिकल मैप सही जोड़ी के रूप में पूछा जाएगा तो हो सकता है मुखरोह विलेज के बारे में हमें पूछ लिया जाए कि मुखरोह विलेज किस स्टेट से बिलोंग करता है। इसके बाद देखा जाए ना तो महाराष्ट्र के सीएम ने अनाउंस किया है कि वो एक कमेटी का गठन करेंगे जो कि स्टडी करने वाली है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। तो हम देख रहे हैं ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी वाले जो स्टेट है जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अपोजिशन पार्टी वाले राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या हुआ था ना, 2004 में केंद्र की जो बीजेपी सरकार थी उसने इसको बंद कर दी। 2004 के पहले जिनकी नौकरी लगी है वो लोग इसको ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो बंद कर दिया गया है, अब उसको हम फिर से चालू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा रहता है आपको किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में पैसे डालना पड़ेगा, ठीक है, आप कुछ डालेंगे, कुछ पैसा आपकी कंपनी डालेगी जहाँ पर आप काम करते हैं और इस प्रकार से सरकार खाएगी उसका ब्याज और फिर तब जा कर के जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तब आपको पैसा दिया जाएगा। उसमें से भी बहुत सारी शर्तें लगा दी गई हैं। रिटायरमेंट के बाद पार्टिकुलरली कितना पैसा आपको एक मुश्त मिलेगा या फिर कितनी आपको मंथली सैलरी मिलेगी। पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी उसमें ऐसा था कि आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। जब आप रिटायर हो जाएंगे
रिटायर के टाइम में यदि आपको 60,000 रुपया महीने का मिल रहा था तो आपको पेंशन मिलेगी 30,000। इस प्रकार से देखा जाए ना तो बुढ़ापे के लिए एक बेहतरीन सहारा था। अब आप ये सोच लीजिए कि कितनी सारी तो कटौती हमारी सैलरी से हो जाती है, जैसे कि सरकार टैक्स काट रही है, हमारा कहना चाहिए पीएफ में पैसा कट जाता है। तो इन सब कटौती के बावजूद इसके अलावा यदि आपने कहीं कोई लोन लिया है तो उसका पैसा कट रहा है आपका, आपने प्लॉट खरीदा है, गाड़ी खरीदी है, उसका पैसा आपका कट रहा है। आपके पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि आप नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम में आप पैसे को डाल सके। तो काफ़ी प्रॉब्लम जाती है मतलब टैक्स सेविंग करने के मामले में, यदि आप ऐसे मिडिल इनकम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें थी। इसके अलावा देखिए सिंडी की गवर्नमेंट ने क्या बोली है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि प्याज का जो दाम है एकदम कम हो गया है। तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये चीज़ निर्भर है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कैसे निर्भर है? जब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो उनके दाम घट जाते हैं, और यही हुआ है। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, मार्केट में प्याज की एकदम बाढ़ जैसी आ गई है। दूसरी चीज़ ये हुई है ना कि प्याज की जो फसल है टाइम के पहले ही पक गई है। ठीक है, एकदम से जब गर्मी पड़ती है तो उसका असर फसल के पकने पर भी प्रभाव पड़ता है और फसल प्रभावित भी होती है। जैसे कि हम गेहूं की बात कर लेना, अचानक से यदि तेज़ गर्मी पड़ने लग जाएगी तो गेहूं की फसल जल्दी आ जाती है। जल्दी आने से गेहूं के फल को गेहूं को पकने में जो टाइम चाहिए रहता है वो टाइम उसको नहीं मिल पाया, इसलिए गेहूं का जो दाना रहता है ना वो वैसा नहीं रह जाता जैसा लंबे समय तक पकने में रहता है, मतलब मार खा जाती है गेहूं की फसल। तो यही असर अन्य फसलों में भी होता है, जैसे कि पिछले साल आम के मामले में हुआ था, गेहूं के मामले में हुआ था, टमाटर के मामले में हुआ था। तो इस बार हम देख रहे हैं इस बार जो फसल प्रभावित हुई है वो प्याज की फसल प्रभावित हुई है। तो एक है नाफेड, नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदी की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और हमको ध्यान में रखना है कि प्याज को जब एक्सपोर्ट किया जाता है ना तो प्याज को एक्सपोर्ट करते टाइम जो टैक्स है सरकार लगाती है। ठीक है, या फिर लिमिट लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा आप प्याज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इस रेट में ही आपको प्याज को एक्सपोर्ट करना है। अब किसानों को लग रहा है कि नहीं यार, हमको तो एक्सपोर्ट करने में भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करने से फालतू आने जाने का हमको किराया देना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्याज की उत्पादन, प्याज की जो एक्स्ट्रा बौछार बाहर आ गई उससे रिलेटेड ही जानकारी थी। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ में और देख लेते हैं एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं, इंडिया और चाइना किस प्रकार से आने वाले टाइम में विकास करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडिया कुल मिलाकर के रेजिलेंट वाली पोजीशन में रहेगा, वहीं यदि हम चाइना की बात कर लें तो उसकी जो ग्रोथ है प्रभावित होने वाली है। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल छपा है, इसको हम देखते हैं। तो चाइना की गवर्नमेंट की बात करी जा रही है। जब चाइना ने रीओपन किया था अपनी कंट्री को, ठीक है, 3 साल की जीरो कोविड-19 पॉलिसी के बाद में, लेकिन रिजल्ट उसे निराश करने वाला रहा। ऑब्जर्वर्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ ए ग्रोथ रेट अराउंड 5% इन 2023 में 5% की ग्रोथ रेट उसकी रहेगी। पिछले साल 5.5% रही थी। इवन लोअर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2023। ठीक है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि इवन लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ फॉर इंडिया इन 2023 में इंडिया के लिए एक्सपेक्टेशन किया गया था 6% का आईएमएफ के द्वारा, उससे भी कम है उसकी ग्रोथ रेट। This is all the more surprising if one considers that India is benefiting from the positive impact of the country reopening after COVID-19 लॉकडाउन। इंडिया ने लॉकडाउन हटाया है और जब अपने इकोनॉमी को खोला है तब से इंडिया को फ़ायदा मिल रहा है।
वहीं यदि हम बात कर लें तो चाइना यदि ऐसा किया है तो उसको बेनिफिट मिल रहा है ओनली इसी साल। और दूसरे नंबर की बात यह है यदि उसको ग्रोथ होगी भी ना तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली नहीं है। इसका सिंपल रीज़न क्या बता रहा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है स्ट्रक्चरल डिक्लेरेशन की प्रोसेस में चल रही है। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिक्लेरेशन, संरचनात्मक मंदी जिसको हम बोल सकते हैं, जबकि इंडिया जो है एंजॉय कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड के फायदे को। सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर के क्या कहना है इसको भी हम देख लेते हैं। ये क्लियर है कि मिस्टर ली वाज बीइंग कॉशन्स अबाउट ग्रोथ टारगेट दिस ईयर। इस साल की ग्रोथ टारगेट को लेकर के चाइना की गवर्नमेंट सतर्क थी। ऐसा क्यों है, बट वाई? पहले नंबर की बात यह है चाइना की जो गवर्नमेंट है स्पेशली न्यू प्रीमियर ली क्वांग does not want to run the risk of undershooting its growth target again as it happened in 2022। इसके बाद जो बातें बताई जाती हैं वो सस्टेनेबल ग्रोथ से रिलेटेड बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ऐसा होता है कि हमें ग्रोथ इस तरीके से करना है कि हमारे पास जो संसाधन अवेलेबल हैं उनका हम बहुत ज़्यादा दोहन ना करने लग जाए। ऐसा ना हो कि पेड़ की एक डाली काटने की बजाय हम पूरे पेड़ को ही काट दें। आप एक शाखा को काट करके काम चला सकते हैं तो वैसा करिए, पूरा पेड़ काटने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी को हम सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताई जाती, देखिए यदि चाइना में जो कंजप्शन है वो बढ़ता है, कंजप्शन बढ़ने का मतलब ये है लोगों की डिमांड बढ़ जाए कि हमें ये चीज़ खरीदना है, वो चीज़ खरीदना है। यदि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, उसमें रिकवरी आ रही है, लेकिन जो एक्सटर्नल डिमांड है, कंजप्शन बढ़ने का मतलब ये है आप चीज़ों को खपत ज़्यादा करने लग गए, लेकिन बाहरी जो डिमांड है वो अभी कमज़ोर रहेगी। और इट इज़ ए हार्ड टू नो, और ये काफ़ी मुश्किल है जानना कि क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वास्तव में वृद्धि करने वाला है। प्राइवेट सेक्टर की यदि हम बात कर लें चाइनीज़ इकोनॉमी में, इसके साथ साथ में इंक्रीजिंगली कॉशन सेंटिमेंट बीइंग एक्सप्रेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर का क्या रोल काल रहने वाला है, तो अभी ये सब चीज़ें कहना चाहिए क्लियर नहीं हो पाई हैं। आगे आप देखेंगे जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट भी काफ़ी डाउन चल रही है। अब हम 2023 के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो पुश है स्ट्रक्चरल शिफ्ट करना चाहती है चाइनीज़ इकोनॉमी, अभी वो रास्ते पर है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों की यदि हम बात करें, कुछ रेगुलेटरी मेजर को टाइट किए गए हैं, मतलब कि नियम कानूनों को सख्त बनाया गया है, हैव बीन, जिसके चलते चलते इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनको हम इंट्रोड्यूस करें हैं ताकि हम कंटेन कर सकें फाइनेंशियल रिस्क को। ठीक है, वित्तीय संकट से हम कैसे करके निपट सकते हैं, इसके साथ साथ में कुछ हमें अचीव करना है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी में हम काम करेंगे, फूड सिक्योरिटी में काम करेंगे। इस प्रकार से हम इधर अपना पैसा लगाने लगे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, रिकॉग्नाइजिंग दैट टू हाई ए ग्रोथ इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल और नॉर डिज़ायरेबल। बहुत ज़्यादा जो हायर ग्रोथ है ना हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही ये डिज़ायरेबल है, एज इट ओनली एग्रीवेट फाइनेंशियल इम्बेलेंस, कि उसकी इससे फाइनेंशियल इम्बेलेंस पैदा हो जाता है। फैक्ट वाली बात यह है सस्टेनेबल ग्रोथ हैज़ बिकम ए की कॉन्सेप्ट इन चाइनाज न्यू इकोनॉमिक नैरेटिव। चाइना में आज के टाइम में सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या कर रहे हैं, वो सोशल ऑब्जेक्टिव में पैसा खर्च कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी की तरफ फोकस किया जा रहा है। तो इसको हम सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं। तो ये कहना काफ़ी कठिन हो जाता है कि इफ़ दिस रिलेट टू द गवर्नमेंट्स फर्म बिलीव दैट द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ इज़ वाट मैटर द मोस्ट फॉर चाइनीज सिटीजन टुडे।
और एन एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉग्निशन दैट पुशिंग ग्रोथ अप टू मच इज ओनली गोइंग टू क्रिएट एडिशनल इम्बैलेंस। फिर भी यहाँ पर दोनों चीज़ों के बीच में अंतर कर पाना, दोनों चीज़ों को क्लियर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जॉब क्रिएशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ बातें लिखी गई हैं, इसको हम देख लेते हैं। इस तरह की पृष्ठभूमि के खिलाफ ही नौकरी की सुरक्षा सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टोरी के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है, जो पिछले वर्षों 11 मिलियन की तुलना में नई 12 मिलियन नौकरियों के लिए एक टारगेट रखा गया है। चीन में कोविड-19 महामारी के बाद 2020 में ठीक है लक्ष्य कम कर दिए गए। रोजगार लक्ष्य का संशोधन नौकरी बाजार के बारे में सरकार की चिंता को बताता है। 2022 में बेरोजगारी की दर भी काफ़ी ज़्यादा हाई रही थी, ठीक है 20% की दर को टच कर गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया जा रहा है। तो नौकरियों की ज़रूरत चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बनाए रखने के लिए चीन के हालिया आकर्षण की व्याख्या करती है, क्योंकि ये रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जॉब की ज़रूरत क्यों है? चाइना का जो रिसेंट चार्म है ऑफेंसिव टू रिटेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चाइना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहता है, ठीक है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहता है, इसके लिए लोगों को जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। तो जॉब क्रिएशन के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण के लिए की भावना चीन को रोजगार के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने वाली नहीं है, क्योंकि निवेशक नई नई जगह की ओर देख रहे हैं, ठीक है, निवेशक कहीं भारत भाग रहे हैं, कहीं दूसरे देश भाग रहे हैं, तो चाइना के मामले में भी ये गलत हो जाता है। भारत को भी अधिक से अधिक नौकरियां सृजित करने की ज़रूरत है, कम से कम 13 मिलियन प्रति वर्ष, एक साल में 13 मिलियन, जो चाइना के भी टारगेट से ज़्यादा होना चाहिए। विदेशी निवेशक भारत में रोजगार सृजन में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देने लगे हैं, जो बाजार मार्केट का साइज, इसके बाद हमारा लेबर फोर्स के मामले में देश के विशाल आकार को देखते हुए चीन के लिए चुनौती पैदा हो रही है, क्योंकि ये देश के भीतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकने की कोशिश करता है। विदेशी निवेशकों को चीन से बाहर धकेलने वाली ताकत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता के लिए चीन का जोर देना निश्चित रूप से भविष्य की उन योजनाओं में मदद नहीं कर रहा है जो विदेशी निवेशकों के दिमाग में चीन के लिए नहीं है। एक तो आप चाइना की बात कर लें तो वो भी यदि अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगा तो फिर उसके यहाँ पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आना भी कम हो जाएगा। कुल मिलाकर 5% विकास लक्ष्य चीनी अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली मौजूदा चुनौतियों के साथ साथ आर्थिक विकास से परे सरकार के अधिक विविध उद्देश्यों के अनुरूप है। अधिक नौकरी सृजित करना चीन के लिए टिकाऊ विकास की कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन चीन को पहले की तुलना में ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से अपने मार्केट के आकार और बड़े लेबर फोर्स के कारण। किससे? इंडिया से। अगला एडिटोरियल है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की रियलिटी चेक से रिलेटेड है, ठीक है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के क्या क्या बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। वाइल जबकि कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है गवर्नमेंट की इनिशिएटिव का कि हमारे यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप की जानी चाहिए इन इंडिया में, कॉलिंग इट ए प्रीडेटरी प्रैक्टिस, अदर्स हैव इम्प्रेस्ड इट एज ए क्वालिटी इन्हेंसिंग स्टेप। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि ये क्वालिटी को बढ़ाने वाला स्टेप है, इसमें कंपटीशन पैदा होगा। कुछ ने भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सरकार की पहल को एक हिंसक अभ्यास बताते हुए खारिज कर दिया है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि इससे क्वालिटी में इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ जो आर्थिक पहलू है
मिसिंग फ्रॉम द कंजर्वेशन आर इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट यहाँ पर मिस कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि ये जो एजम्पशन लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन एजुकेशन मार्केट क्या है, अट्रैक्टिव है, लोगों को आकर्षित कर रहा है, विदेशों को आकर्षित कर रहा है, वुड लीड टू रिलेटिवली एफोर्डेबल, ठीक है, और ये लीड करेगा कि एफोर्डेबल शिक्षा प्रोवाइड करे, हाई क्वालिटी एजुकेशन आर टेकन फॉर ग्रांटेड, ग्राउंड रियलिटीज कंपेल ए री असेसमेंट, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत एक पुनर्मूल्यांकन के लिए कहती है हमको। ओईसीडीज़ का जो ग्लोबल स्टडी है इंटरलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उसमें ये बताया जाता है कि नो मैटर हाउ अल्ट्रुइस्टिक एंड इनलाइटेंड द मोटिवेशन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप एन ऑफशोर कैंपस आर लाइकली टू प्रिवेल। प्रेरणा कितनी भी परोपकारी और अच्छी क्यों ना हो, ठीक है, अपतटीय परिसर ऑफशोर कैंपस स्थापित करने के वित्तीय पहलुओं के प्रबल होने की संभावना रहती है। हालांकि यह अवलोकन 10 साल पहले किया गया था, तब से इस डील ब्रेकर पर पुनर्विचार करने के लिए अभी कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। अब यहाँ जो बातें लिखी हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफशोर कैंपस, ठीक है, बाहर का जो कैंपस आप हमारे देश में लेकर के आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ है इसको आगे यहाँ पर क्लियर किया जाता है। तो दो आशाजनक व्याख्याएं सरकार की धारणाओं को संचालित कर रही हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद में क्लियर कर दिया था कि विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2021 में 4.4 लाख थी और बढ़कर के 2022 में 7.5 लाख हो गई है, ठीक है। और द फर्स्ट एस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलेटेडली क्लैरिफाई किया है कि जो नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट है जो कि बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो उनकी संख्या 4.4 लाख 2021 में थी और 7.5 लाख हो गई है 2022 में। तो कहना चाहिए 2012 से लेकर के 2022 तक हमारा जो पैसा गया है बाहर वो कितना निकल करके चला गया है, $5.1 बिलियन, ऐसा आरबीआई का कहना है इंडियन बुलेटिन में। द कैलकुलेशन इज दैट इंडिया इज एन इंटेक्टिंग मार्केट इवन इफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैन टैप इनटू द फ्रैक्शन ऑफ दिस आउटवर्ड फ्लो। तो देखिए, भारत एक आकर्षक मार्केट है, भले ही विदेशी विश्वविद्यालय इस बाहरी प्रवाह के एक अंश का उपयोग कर सकें, लेकिन भले ही आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए तो एक बढ़िया मार्केट है कि हम यहाँ आए और अपनी यूनिवर्सिटी को खड़ी कर दें। तो क्यों ये जो $5 बिलियन पैसा लोग खर्च कर रहे हैं वो इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे। फिर अन्य मजबूत आंकड़े क्या बोल रहे हैं, इनरोलमेंट के फिगर हैं। द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में ये पता चला है कि 4.13 करोड़ स्टूडेंट इनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में। यदि ये जो पॉलिसी टारगेट है कि हम अचीव करना चाहते हैं 50% का इनरोलमेंट रेशो 2035 तक, अभी कितना है, 27% का टारगेट चल रहा है। द इनटेक ऑफ स्टूडेंट विल ऑलमोस्ट डबल इन 15 ईयर, तो आने वाले 15 साल में हमें स्टूडेंट की संख्या को डबल करना पड़ेगा। Much of this expected to happen in private institution which currently accommodate only about quarter of the enrolled। सबसे ज़्यादा दिक्कत प्राइवेट कॉलेज को जाने वाली है क्योंकि बच्चे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनके माँ बाप उनको प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए वो सरकारी कॉलेज में ही पढ़ते हैं। फीस और कॉस्ट को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शायद हम लोग भी नहीं जानते कितना पैसा लगता है यदि आपको मेडिकल की पढ़ाई करना है, यदि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है। तो ये जो नंबर्स है अपीयर गुड ऑन पेपर, नंबर हमें हमेशा पेपर में ही अच्छे लगते हैं, बट हाउ विल दे प्ले आउट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में वो कैसे हैं, ये चीज़ हमें समझने की कोशिश करना है।
One way to find out is to ask how foreign universities will position themselves in term of fees and cost. फॉरेन यूनिवर्सिटी कितनी फीस ले रही हैं, कितना कॉस्ट हमको लग जा रहा है पढ़ाई करने में। यदि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये चाहें कि compete करें विथ प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे कि IITs, दे विल हैव टू बियर इन माइंड द एक्चुअल कॉस्ट दिस इन्वॉल्व। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते, IIT मद्रास, ठीक, IIT मद्रास बिग डाटा है, ठीक है, फाइल्ड विद द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, हैज़ अबाउट 7,000 स्टूडेंट विथ एन एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 1,032 करोड़। तो 7,000 स्टूडेंट है और इनका जो सालाना ऑपरेटिंग का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो है 2020-21 के लिए 1,032 करोड़ का है। द फीस ओनली पार्शियली मीट दिस एक्सपेंस, इसमें खाली हमने फीस जोड़े हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट इनेबल इंस्टीट्यूशन टू चार्ज फीस एज लो एज 2 लाख ईयरली फॉर इट्स कोर प्रोग्राम। अब ये सरकार का कोर प्रोग्राम है, सरकार कह रही कम से कम पैसा लो, कितना कम से कम लो, 2 लाख सालाना लो। यदि आईआईटी ने एडॉप्ट कर लिया एक एंटायरली फी बेस्ड मॉडल को, इट वुड चार्ज एटलीस्ट 14 लाख एक साल में टू रिकवर इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट, तब जाकर के वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को निकाल पाएगा।
हमारी नजर बराबर इस साइक्लोन पर थी। साइक्लोन मौसम से जुड़ी सबसे विनाशकारी आपदाओं में से एक है और ये अपनी ताकत समुद्र में धीरे धीरे बढ़ाता है। साइक्लोन तब बनते हैं जब समुद्र का तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।